गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिकल प्रिंटिंग ब्रांच में थर्ड ईयर में मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में जो थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट हम आज स्टडी करेंगे। ये पार्ट है वेजेस इंसेंटिव्स, मजदूरी और प्रोत्साहन, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन, डिफरेंस इन वेज इंसेंटिव एंड बोनस, मजदूरी, बोनस और प्रोत्साहन में अंतर, इंसेंटिव टू सुपरवाइजर को इंसेंटिव। पिछले जो इसका लेक्चर था उसमें हमने एक अच्छी मजदूरी प्रणाली की विशेषताएं, विभिन्न प्रकार की मजदूरी प्रणालियां देखी थी। यदि कोई श्रमिक निश्चित अवधि से में मानक न्यूनतम उत्पादन से अधिक उत्पादन करता है तो उसको अतिरिक्त मजदूरी प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। मजदूरी प्रोत्साहन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यदि कोई लेबर एक स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम ले या एक स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट दे तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है, दैट इज़ नोन एज इंसेंटिव। ये दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वित्तीय और अवित्तीय प्रोत्साहन। वित्तीय प्रोत्साहन निम्न प्रकार के हैं: हल्से योजना, रोवन योजना, गैंट टास्क एंड बोनस योजना, इमर्शन प्लान, लाभांश वितरण, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। जो टाइम बेस है और जो वर्क बेस है, यानी समय को बचाना और ज़्यादा उत्पादन करना, इन दो के आधार पर आप इंसेंटिव देते हैं। टाइम बेस प्लान जो है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हल्से प्लान, रोवन प्लान, इमर्शन प्लान, बिडेक्स प्लान। और जो प्रोडक्शन बेस प्लान है उनमें है टेलर का डिफरेंशियल, पीस रेट प्लान और गैंट टास्क एंड बोनस प्लान। अब एक एक करके हम देखेंगे। ये वापस नाम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हल्से प्लान। हल्से प्लान 1890 में हल्से ने डिज़ाइन किया था। अंडर दिस प्लान अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क इन एडवांस। इस प्रकार की विधि में एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते थे किसी काम को करने के लिए। जो वर्कर उस स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में काम करता है तो वो कोई निश्चित समय बचाता है। इस बचे हुए समय के प्रतिशत के हिसाब से, जो समय बचता है उसके हिसाब से 33.33 से 66.66% के बीच में एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है। पर सामान्य परिपाटी जो है 50% पेमेंट की है। इसका जो फॉर्मूला है इस प्रकार से है। इसका फॉर्मूला है W बराबर T इंटू आर एस माइनस T/2 इंटू आर रेट आवरली वेज रेट है, T टाइम टेकन है, S स्टैंडर्ड टाइम है। इस फॉर्मूले के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट T इंटू आर है, यानी इसमें मिनिमम वेज की गारंटी होगी, और दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा है। अब यहाँ फ़ायदा ये दिख रहा है आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक मिनिमम वेजेस से मिलता है। नुकसान ये दिख रहा है कि जितना भी टाइम सेव करें सिर्फ 50% का ही पैसा मिल रहा है। तो उसको तो फ़ायदा है मालिक को, उसको नुकसान है मजदूर को। एडवांटेजेस: इट गारंटीज मिनिमम वेजेस टू ऑल द वर्कर्स whether efficient or inefficient. Efficient workers are induced to show better results by offering them additional wages as incentive. The employer also gains under this system because workers are not paid for full time saved by them and 50% goes to management. This method is very simple. Worker can make calculation very easily. There is no need to overspeed because incentive is not for more production बट फॉर टाइम सेव्ड। समझने में सरल है, मजदूर स्वयं इसकी गणना कर सकते हैं। इसमें बचाए गए समय पर जोर है, ज़्यादा प्रोडक्शन पर जोर नहीं है। जो एफिशिएंट वर्कर है वो अपना अच्छा काम कर सकते हैं। इसके नुकसान ये हैं कि स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब। एक नुकसान और है, द वर्कर्स आर नॉट गिवन फुल रिवॉर्ड टू देयर एफर्ट्स। नॉर्मली दे आर पेड फॉर हाफ ऑफ द टाइम सेव्ड एंड नॉट फॉर फुल टाइम। दिस में डिस्करेज वर्कर्स। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सफर्स बिकॉज वर्कर्स ट्राई टू कंप्लीट द वर्क इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। नेक्स्ट, रोवन प्लान। दिस प्लान अगेन इज सिमिलर टू हल्से प्लान, बस डिफरेंस क्या है, इसमें भी एक गारंटेड मिनिमम वेजेस मिल रहा है। ही गेट्स बोनस फॉर कंप्लीटिंग जॉब इन लेस देन स्टैंडर्ड टाइम।
The only difference is the method of calculating bonus is that proportion of wages of time taken which is saved bears to standard time allowed. यानी इसमें जो s माइनस टी बाई टू था उसकी जगह s माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर है. एडवांटेजेस क्या हैं? दिस मेथड प्रोवाइड्स मिनिमम वेजेस टू वर्कर. The worker is not induced to rush the work because bonus increases at a decreasing rate at higher levels. यानी बहुत तेज़ी से कोई इसमें काम नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि जो बोनस या इंसेंटिव मिलना है उसके बढ़ने की दर उतनी नहीं है. फिर क्वालिटी सफ़र नहीं करती है, लेबर कॉस्ट पर रिड्यूस्ड हो जाती है टाइम सेव करने के कारण. इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कैलकुलेशन पार्ट है. कैलकुलेशन इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है मज़दूरों को समझने में. लेबर कॉस्ट जनरली हायर हो जाती है. जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है उनको भी डिक्रीजिंग रेट पर पैसा मिलता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, इमर्शन प्लान. इमर्शन जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के एक सहयोगी थे, उन्होंने 1910 में इस योजना को विकसित किया. यह उनका दक्षता प्लान कहलाता है. इन्होंने कहा कि जब वर्कर 66.66% दक्षता तक पहुंच जाए तो उसको न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए. अगर वो इस एफिशिएंसी को क्रॉस करे दक्षता को तो उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए. जो इंसेंटिव है वो इंक्रीज होगा एफिशिएंसी के साथ. मान लीजिए उसका 20% इंसेंटिव तब होगा जबकि वो 100% पर काम करेगा और प्रत्येक 1% पर उसका 1% बढ़ता जाएगा. मान लीजिए 110% अगर उसकी एफिशिएंसी है तो उसका बोनस 30% हो जाएगा. सरल है समझने में, आसान है. वर्कर को सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है. यह वर्कर को ज़्यादा दक्षता को काम करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उसकी दर जो है लगातार बढ़ती रहती है. इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव इवन टू बिगिनर्स एंड लेस एफिशिएंट पर्सन्स. जो कम दक्ष लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलता है. इसकी सीमाएं हैं कि स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रखे जा सकते हैं और वर्कर उन्हें अचीव ही न कर पाए. फिर वर्कर में नॉट बी एनकरेज टू इंक्रीज देयर आउटपुट बियॉन्ड स्टैंडर्ड लेवल बिकॉज बेनिफिट्स आर नॉर्मल आफ्टर दैट लेवल. हर किसी को लगता है कि एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने पर बहुत ज़्यादा कोई इंक्रीज तो होता नहीं है, तो वो उस लेवल से ऊपर प्रोडक्शन को रोक लेता है या उतना एनकरेज नहीं कर पाता है. द रिकॉर्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं उसके, इसलिए क्लैरिकल वर्क बढ़ जाता है. बेडेक्स प्लान. चार्ल्स ई बेडेक्स ने 1911 में ये प्लान दिया. इन्होंने कहा कि जो टाइम सेव कर रहे हैं वर्कर उसका 3/4 भाग तो वर्कर को जाना चाहिए और 1/4 सुपरवाइजर को. पहली बार कोई प्लान ऐसा है जिसमें सुपरवाइजर की इम्पोर्टेंस समझी गई. प्रत्येक काम को करने के लिए कुछ बेडेक्स बी पॉइंट दिए गए हैं. इनको बी कहते हैं, इंग्लिश का बड़ा बी. ईच बी रिप्रेजेंट्स 1 मिनट ऑफ बेस्ड ऑन टाइम इन मोशन स्टडी. इसके फ़ायदे क्या हैं? इसमें मिनिमम वेजेस दिया जाता है प्रत्येक मजदूर को. मेथड सिंपल है, समझने में आसान है. सुपरवाइजर भी इसमें अभिप्रेरित रहता है, मोटिवेटेड रहता है ज़्यादा काम कराने के लिए. इसके लिमिटेशन ये हैं कि वर्कर्स बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, इसलिए सुपरविज़न का लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए हो सकता है. वर्कर ये सोचते हैं कि एफर्ट तो हम कर रहे हैं, समय तो हम बचा रहे हैं और पैसा जो है इनको सुपरवाइजर को भी मिल रहा है, इसलिए उनके मध्य संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं. प्रोडक्टिविटी बेस्ड प्लान में टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, भिन्नक योजना. इसमें ये कहते हैं कि ये टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर ये भी है. इसमें ये कहते हैं कि सब इसमें मिनिमम वेजेस गारंटीड नहीं होगा, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होगा और जो भी एक स्टैंडर्ड आउटपुट के आसपास काम करेगा उससे ज़्यादा करेगा तो उसको दर ज़्यादा मिलेगी, उससे कम करेगा तो दर कम मिलेगी. यानी अलग अलग रेट से अलग अलग दर से मजदूरी देंगे. आगे जाकर के यही इसके डिसएडवांटेजेस में गिना जाएगा कि इससे मजदूरों के मध्य ईर्ष्या, जेलस की भावना उत्पन्न हो सकती है. रेट स्टैंडर्ड टाइम या उससे कम समय के लिए दिया जाता है अगर ज़्यादा है, और अगर कम रेट दी जाएगी उससे कम समय है. मेथड सिंपल है समझने के लिए.
जो अच्छे वर्कर है उनको प्रोत्साहन देती है, ओवरहेड एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि इसमें डिसयूनिटी हो जाती है, वर्कर्स के बीच में परस्पर एकता नहीं रहती है, उनको न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं है, वर्कर्स ज़्यादा तेज़ी से काम करने में अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसमें लेबर कॉस्ट को निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, गैंट टास्क इन्हीं के सहयोगी थे एफडब्ल्यू टेलर के, इन्होंने भी अपना योजना दी। इसमें इन्होंने एक आगे स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में से ज़्यादा टाइम लेता है उससे कम टाइम लेगा उसको वेजेस दिया जाएगा एक्स्ट्रा। 25% और 50% पे करते हैं, लिमिटेशन मिनिमम वेजेस देते हैं। देन नेक्स्ट अवित्तीय प्रोत्साहन सबसे महत्वपूर्ण, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो अभी तक पढ़े वो सब फाइनेंशियल इंसेंटिव थे। अब अवित्तीय प्रोत्साहन भी हम देखें, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं, हेल्थ एंड सेफ्टी फैसिलिटीज़, अच्छी कार्यदशाएं, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, सस्ता अनाज सब्सिडाइज्ड ग्रेन प्रोवाइड करना, आवास की सुविधा, रेजिडेंशियल फैसिलिटी क्वार्टर प्रोवाइड करना, सस्ती कैंटीन की सुविधा, यातायात की सुविधा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, कर्मचारियों उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा की सुविधा, हेल्थ फैसिलिटी टू वर्कर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, खेलकूद मनोविनोद की सुविधा, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, अवकाश यात्रा सुविधा, पेंशन, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी की व्यवस्था। ग्रेच्युटी क्या होती है? जितने वर्ष वो नौकरी करता है उसके आधे वर्ष, मान लीजिए 30 वर्ष नौकरी करी तो आधे यानी 15 महीने की उसको तनख्वाह मिलती है। इसकी एक अपर लिमिट भी है जो शायद अभी 10 लाख रुपए जो ग्रेच्युटी की लिमिट है, ये उसको एक मुश्त दी जाती है रिटायरमेंट पर। निःशुल्क यूनिफॉर्म, बचाव वस्त्र, निःशुल्क चाय और दूध, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, रोजगार में स्थायित्व स्टेबिलिटी टू ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट, अच्छा और मृदु व्यवहार, कम कीमत पर भ्रमण और यात्रा, श्रम कल्याण सुविधाएं। मजदूरी प्रोत्साहन बोनस में अब अंतर देखें। आखिरी में मजदूरी प्रतिमाह दी जाएगी, प्रोत्साहन की आवृत्ति प्रतिमाह हो सकती है और बोनस प्रतिवर्ष एक बार किसी बड़े त्यौहार पर, भारत में जैसे दिवाली पर, कुछ अन्य देशों में ईद पर, कुछ अन्य देशों में क्रिसमस पर हो सकता है। मजदूरी सभी को दी जाएगी, प्रोत्साहन एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर दी जाएगी या टाइम बचाने पर दी जाएगी, बोनस सबको ही दिया जाएगा। मजदूरी हमेशा मौद्रिक रूप में होगी, पैसों के रूप में ही होगी। प्रोत्साहन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह से हो सकते हैं, बोनस भी दोनों तरह से हो सकता है। इस प्रकार से ये चैप्टर अब यही समाप्त होता है।